बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 2 वर्ण विचार। इस पाठ में हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे और उसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। सब्जी अंशी दुकान से सब्जी खरीद रही है। सब्जी वाले की दुकान है और यहाँ से अंशी सब्जी खरीद रही है। ऊपर दिया गया वाक्य कुल 7 शब्दों अंशी दुकान से सब्जी खरीद रही है। ठीक है, ये 7 शब्द हैं। इन 7 शब्दों से बना है। इसमें से प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है। देखिए, वाक्य क्या है? अंशी दुकान से सब्जी खरीद रही है। कुल इसमें कितने शब्द हैं? 7। अंशी दुकान से सब्जी खरीद रही है। ठीक, ये 7 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द छोटी छोटी कई ध्वनियों से मिलाकर बना है। ठीक है, जैसे सब्जी शब्द है। ठीक है, सब्जी, इसमें क्या बनेगा? से, ए। से के बाद में क्या बोला हमने? ए, सा, है ना। सब्जी, से, ए, वे, जे, ई। ठीक, इन ध्वनियों से मिलकर के क्या बना है? सब्जी। ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण, है ना। जैसे कि के, ये क्या है? वर्ण है। या ए, ये क्या है? वर्ण है। ई, ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो हम ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इनको हम ध्वनि भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। ठीक, जैसे के वर्ण है, अगर हमने इसको लिख दिया तो वर्ण है। अगर हम बोलेंगे के तो ये ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, जब हम मुंह से बोलते हैं किसी वर्ण को तो वह क्या कहलाता है? ध्वनि। लिख देते हैं तो वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये इस वाक्य में 7 शब्द हैं और ये 7 शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो इन ध्वनियों के बारे में जानते हैं कि ये वर्ण किन किन ध्वनियों से मिलकर के बने हैं। ठीक, जैसे कि, और जूम कर लेते हैं, सही दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे है इस वाक्य में पहला शब्द है अंशी। ठीक है, अंशी। अब ये किन ध्वनियों से मिलकर के बना है, मतलब किन वर्णों से मिलकर के बना है। ठीक है, जैसे कि इसमें है, सबसे पहले क्या है? अंग। अंग होता है ना, अंग। अंग से अंगूर पढ़ा होगा, अंग से अंगूर। ठीक है, तो सबसे पहली ध्वनि क्या है इसमें? अंग। सबसे पहला वर्ण कौन सा है? अंग। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? से। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? से। ठीक है, से स्वर है या व्यंजन? ये व्यंजन है। ठीक है, से क्या है? व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं? जो ए, आ, छोटी ई, बड़ी। ठीक है, ए, आ, ई, ऊ, री, अंग, एह। ठीक है, ये क्या होते हैं? सब ये स्वर होते हैं। ठीक है, अब इन स्वरों के अलावा नीचे जो होते हैं कै, खे, गे, घे, कै से कबूतर, खे से खरगोश, ये जो आप पढ़ रखा है आपने, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो से क्या है? व्यंजन है। ठीक है, और जो छोटा बड़ा होते हैं शुरू की लाइनों में आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में, ये होते हैं स्वर। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं, एक बात याद रखने वाली आपको बता रहे हैं, जो व्यंजन होते हैं कै कबूतर से लेकर के जो ये गे, ज्ञानी, ठीक है, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों के साथ में एक बात याद रखना, जितने भी व्यंजन होते हैं उसके साथ में कोई ना कोई स्वर की मात्रा जुड़ी होती है। अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो उसके साथ में ए जुड़ा रहता है। अब कैसे जुड़ा रहता है ये बात समझ लो पहले, इसी के बाद में आगे पढ़ना। जैसे कि कै, सबसे पहला व्यंजन क्या होता है? कै होता है। इसको एक बार उच्चारण करो, कै, कै, है ना। बाद में क्या निकल के आ रहा है इसमें से? बाद में क्या निकल कर के आ रहा है इसमें से? ए। जैसे कै है। ठीक है, अब इसमें 2 ध्वनियाँ हैं। एक तो है कै, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। ये क्या है? नीचे जो लगाया हमने इस तरह से हलंत होता है ये। ठीक है, अब अगर हम किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं तो वह हो जाता है आधा, और उसमें जो स्वर होता है वह उससे अलग निकल जाता है। ठीक है, तो कै के अंदर क्या छिपा हुआ था? ए। कै को हम कैसे बोलते हैं? कै। कै के बाद हमने क्या बोला? अभी ए बोला ना, तो कै के अंदर क्या छिपा हुआ था? ए छिपा हुआ था। तो कैसे हमने ए को अलग कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में ए छिपा रहता है। ठीक है, कोई सा भी व्यंजन हो उसमें
ए छिपा रहता है। यदि ए नहीं होगा तो कोई और स्वर होगा। कोई और स्वर कैसे? जैसे कि आ छिपा हुआ तो नहीं होगा। क्यों नहीं छिपा होगा? आ की तो हम मात्रा लगा देते हैं, छिपेगा क्यों? जैसे कि कै में अगर हम आ मिला देंगे तो का हो जाएगा। आ छिपेगा नहीं। छिपा कौन सा होता है? ए छिपा होता है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती इसलिए ए छिपा रहता है। लेकिन और जो स्वर होते हैं वो छिपे नहीं रहते, उनकी मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि कै में अगर हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो की, ई की मात्रा छिप नहीं रही, हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कै में जब हम ए लगाएंगे तो वो छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। इसके अंदर क्या है? ए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, इसके अंदर ए नहीं है। अगर व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा होगा तो समझ लेना उसमें क्या छिपा है? ए छिपा है। ठीक, व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया तब उसमें कुछ नहीं होगा, खाली कै होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जहाँ कहाँ पढ़ रहे थे। अंशी। अंशी में कौन से वर्ण है? पहले अंग, उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या है? से। से व्यंजन है। इसके देखिए से के नीचे हलंत लगा है, नहीं लगा? नहीं लगा ना हलंत। जब हलंत नहीं लगा तो इसमें कोई ना कोई स्वर है। स्वर क्या है इसमें? बड़ी है। ए नहीं होगा इसके अंदर। ए कब होता है? जब कोई मात्रा नहीं होती। और इसके साथ में मात्रा लगी हुई है, से के साथ में मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें ए नहीं है। तो मात्रा किसकी लगी है? बड़ी की। तो से के बाद में क्या आएगा? बड़ी। तो ये हो गया अंशी। इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई, या हम कह सकते हैं कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण, 3 ध्वनियाँ। दूसरा है दुकान। दुकान, देखिए ये समझ लीजिए दुकान, ये समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। दुकान, दुकान में सबसे पहला वर्ण क्या है? दे। ठीक है, अब दे पर कौन सी मात्रा लगी है? कौन सा ऊ है ये? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। और इसके बाद में क्या आ रहा है? कै। ठीक है, हम जो व्यंजन लिखेंगे वर्ण विच्छेद में, वर्ण विच्छेद मतलब इनको अलग अलग करके जब लिखेंगे तो जितने भी व्यंजन आते हैं उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। जैसे कै है, व्यंजन है तो इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। कोई स्वर आता है मतलब मात्रा वाला तो उसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये है दुकान। दुकान में द, इसके बाद नीचे मात्रा लगी है छोटे ऊ की। ठीक है, और इसके बाद में है कै, और कै के साथ में कौन सा स्वर लगा है? आ। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मात्रा होती है साफ दिखाई देती है, छिपी नहीं होती है। आ की मात्रा है, आ लिख दिया। इसके बाद में क्या है? नै। नै के नीचे हलंत लगा है? नहीं लगा। लेकिन हमें यहाँ नै के नीचे हलंत लगा करके लिखना है। नै के नीचे हलंत क्यों लगाना है? क्योंकि ये एक व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा कर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें नै में कोई मात्रा दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। और इसके नीचे हलंत भी नहीं लगा, तो इसमें कौन सा स्वर होगा? जल्दी सोचो क्यों, कौन सा होगा? इसमें होगा ए होगा ना। जिस व्यंजन के नीचे मात्रा नहीं होती लगी हुई तो समझ ले, और सॉरी जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ नहीं होता और उसके साथ में कोई मात्रा भी लगी नहीं हुई है, ना छोटी ई की, ना बड़े, ना आ की, ना ई की, ना ऊ की, ना रे की, कोई मात्रा भी लगी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखा है? ए। यही बात हमने अभी ऊपर आपको बताई थी। ठीक है, दुकान में क्या हो गया? द, ऊ, के, आ, ने, ए। ठीक है, ए क्यों आया? क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है। जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उसमें ए होता है, इतनी बात याद रखना। आगे है से। से में केवल 2 वर्ण है, से और से पर कौन सी मात्रा है? ए की। ठीक है, ये अच्छा आप इसको क्या पढ़ते हो? ए या छोटा ए? छोटा ए नहीं होता, ए दोनों बराबर होते हैं, बड़े होते हैं, छोटा होता नहीं है ये। ठीक है, छोटा ए बड़ा ए कहीं मत पढ़ना। ये होता है ए, और इसको क्या पढ़ते हैं? आई। ठीक है, ये होता है ए और ये होता है आई। आगे अगला वर्ण है सब्जी। सब्जी में सबसे पहले है से, और से के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है, तब इसमें क्या होगा? ए। तो ये हो गया से प्लस ए। ठीक है, इसके बाद में वे। अब वे देखिए अपने आप में आधा है। जब कोई व्यंजन आधा होता है तो उसमें ए नहीं होता। अब इसमें वे के साथ में हम ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ए नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया वे। अब देखिए इसके बाद में है जय, और जय के नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, नुक्ता, इसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो हम जय नुक्ता लगा कर ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो है जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं उनमें आता है। अब इसमें देखिए कौन सी मात्रा लगी है? जय पर ई की, बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जी, और कुल मिलाकर के 5 वर्ण इसमें हो गए। अगला है खरीद।
खरीद में ख पूरा ख लिखेंगे, ख के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है और ख पे कोई मात्रा नहीं है तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, ए। इसके बाद में है रे, और रे पर बड़ी की मात्रा, फिर है दे, और दे में कोई मात्रा नहीं है तो हम लिखेंगे ए। जब कोई मात्रा नहीं होती किसी व्यंजन पर और वह पूरा लिखा होता है तो हम उसके साथ में ए लगाते हैं। आगे है रही, रे लिखेंगे पहले, रे के साथ में कोई मात्रा नहीं है तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए लिखेंगे। ए की मात्रा छिपी होती है, बाकी सब मात्राएं हमें दिखाई देती हैं, मतलब मात्रा दिखाई नहीं दे रही तो कौन क्या होगा इसमें, ए। इसके बाद में है और है पर बड़ी की मात्रा है, ठीक है। देखिए इसमें है और इसमें मात्रा क्या है, डबल मात्रा किसकी होती है, आई की, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया वर्ण विच्छेद, आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। ये सब क्या है, ये सब क्या है, वर्ण हैं, ठीक है। और इनको हम ध्वनि भी कहते हैं। जब हम इनको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो ये कहलाती हैं ध्वनियाँ। ध्वनि और वर्ण एक होते हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या अब इनको और छोटा छोटा करके मतलब कि इनको और बांट सकते हो, या जैसे ए लिखा है, ए को दो जगह लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। बांटना मतलब इसके भी और टुकड़े करने, जैसे शब्द ये है खरीद है, खरीद के हमने इतने सारे टुकड़े कर दिए, क्या अब जो इनके वर्ण बन गए इनके भी टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्ण। अब आते हैं वर्णमाला पर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु वर्णमाला। वर्णमाला, सबसे पहली बात वर्णमाला शब्द आया है तो वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए माला, इसमें वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण प्लस माला, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। माला के बारे में तुम जानते हो माला क्या होती है, वर्ण भी आपको पता चल गया वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्ण। और माला तो होती है एक किसी भी चीज़, जैसे कि फूलों की माला होती है ना, एक जगह इकट्ठा कर दिया उनको फूलों को, ऐसे ही अगर हम वर्णों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वह वर्णों की माला हो जाएगी। वर्णों को जब एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वर्णों की माला। फूलों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो फूलों की माला हो जाएगी, ठीक है। तो वर्णमाला कहते हैं जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में एक जगह इकट्ठा किया जाए, ठीक है, एक जगह संग्रहित किया जाए वर्णों को, तो उसको हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक। वर्णों का समूह, वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्रमबद्ध मतलब एक निश्चित क्रम में, छोटा जैसे ए के बाद में आ, छोटी ई के बाद में बड़ी, ऐसा ना है कि छोटी ई के बाद में आ जाए, ठीक है। एक निश्चित क्रम, सही क्रम में अगर हम वर्णों को लिखेंगे तो हम उसको कहते हैं वर्णमाला। पहले क्या लिखते हैं, स्वर, और उसके बाद में लिखते हैं व्यंजन। अब देखिए वर्णों के भेद, अब बात करते हैं वर्णों के भेद की। काफ़ी लंबा टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, देखते रहना, कोई बात नहीं है। वर्णों के भेद की बात करते हैं। वर्णों के भेद मतलब वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया, सभी भाषाओं में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और एक है व्यंजन, ठीक। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले है स्वर। स्वर की बात करते हैं, स्वर हम किसे कहते हैं, ठीक। वह ध्वनि जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती है, यानी जिसका उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, स्वर कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं, ठीक है। ये तो है इसकी परिभाषा, अब इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने आपको यही बात बताई थी कि जो व्यंजन होते हैं जैसे क, इसमें क्या छिपा होता है, ए छिपा होता है, बताया था, यानी कि व्यंजनों में कोई ना कोई स्वर लगा रहता है। अगर हम व्यंजनों को बोलेंगे तो स्वरों की सहायता से ही बोलेंगे। जैसे क
कै को हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं, ए की सहायता से। ख, इसके बाद हमने ए बोला, ऐसे बोल सकते, ख बोल सकते हो, उसके बाद में ए मत बोलना, बोल के देखो, बोल सकते हो क्या, ख, ए ज़रूर बोलोगे बाद में, ठीक है। तो व्यंजन जो होते हैं उनको हम स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं, ठीक। और जो स्वर होते हैं जैसे ए के साथ में तुमने कै तो नहीं मिलाया, ए या कोई और स्वर तो नहीं मिलाया, ई ऐसा तो नहीं बोला। तो जो स्वर होते हैं वो किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेते, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जो स्वर होते हैं उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो स्वर की परिभाषा क्या है, वे ध्वनियाँ जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लें, जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम कहते हैं स्वर। और जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, दूसरे वर्ण कौन से, स्वर वर्णों की, जिनको बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उनको हम कहते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषा हो गई। अब बात आती है स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11, ठीक है। ये हैं 11 स्वर, ए आ ई उ ऊ डी ए आई ओ औ, ठीक। ये हैं 11 स्वर। आपने छोटी कक्षा में देखे होंगे। एक इसके बाद में अंग और अह भी लिखा रहता है, उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। लेकिन स्वर जो होते हैं वो 11 ही होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं स्वरों के भेद। अब देखिए स्वरों के भी भेद हैं, इन स्वरों के भी भेद हैं। ये अभी तक आपने किसी भी कक्षा में नहीं पढ़े हैं। अब आगे आपको जितनी सी कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे इतने ही आपको वर्णमाला तो आप पढ़ते आ रहे हैं नर्सरी से ही, लेकिन इसी वर्णमाला का रूप विस्तृत होता जाता है, इसी को बांटा चला जाता है, ठीक। तो स्वरों के भेद हैं 3। सबसे पहला भेद है इसका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे तुम पढ़ते हो छोटी ई, छोटा ऊ, हैं पढ़ते हो ना। ए को छोटा या नहीं पढ़ते हैं कभी, ए पढ़ते हैं, ठीक। तो ये होते हैं छोटे स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ठीक। तो जो छोटे स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जो छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण मतलब बोलने में, जैसे हम कहते हैं छोटी ई को जल्दी बोलो, बड़ी ई को देर तक बोलो। जो छोटे स्वर होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है, और जो बड़े स्वर होते हैं मतलब दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व कौन से होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 4। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, ए ई उ डी, ठीक। ये होते हैं 4। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अभी बताया हमने दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या है 7, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। आ ई उ ए आई ओ औ। अब कुछ बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसको, ये देखिए जो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब देखिए ये जो आप पढ़े हैं इसको ए आई, ठीक है। ये ए जो है, सॉरी ये वाला ए जो है, ये छोटा ए नहीं है। अगर ये छोटा होता तो किस में आता, इसमें आता। ये छोटा ओ नहीं है। अगर छोटा ओ होता तो कहाँ पर लिखा होता, ह्रस्व में लिखा होता। ये बड़े ही होते हैं, दोनों समान हैं, दोनों को बोलने में एक बराबर टाइम लगता है, इसलिए छोटे नहीं होते हैं, ये बड़े ही होते हैं। इनको कैसे बोलते हैं, ए आई ओ औ, ठीक है। इस तरह से इनका उच्चारण करते हैं। आगे है प्लुत स्वर। आज आपको इन वर्णों के उच्चारण के बारे में ही पता चल जाएगा, वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। अब है तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर, ये समझ लीजिए। अब देखिए जो 11 स्वर हैं, 11 तो हमारे यहीं आ गए, 4 ये और 7 ये, 4 और 7 कितने हो गए, 11 स्वर। ऊपर कितने बताए थे हमने, कितने होते हैं स्वर, 11 स्वर होते हैं, 11 के 11 गिनती में पूरे हो गए हैं। अब देखिए अब है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में 3 गुना समय लगता है उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। 3 गुना किसका, 3 गुना ह्रस्व स्वरों से। जैसे हम ए को बोलते हैं ए, अगर हम प्लुत स्वर को बोलेंगे तो ए को बोलने में जितना टाइम लग रहा है उससे भी 3 गुना टाइम लगेगा। किसको बोलने में, प्लुत को। आप सोच रहे होगे प्लुत हैं कौन से। अब जो 11 के 11 हैं वो तो इन दोनों में ही आ गए। अब प्लुत में कौन सा स्वर आएगा,
हम बता दें तुम्हें कि प्लुत में जो स्वर आते हैं वो यहीं से आते हैं, जो प्लुत में स्वर आते हैं वो यहीं से आते हैं। कहाँ से? इन 11 में से ही। ठीक है, अब वो बात बताने जा रहे हैं, इसमें भी शायद वो नहीं लिखा हुआ है। इसमें देखिए 11 आते हैं, वो सॉरी, जो ये ऊपर 11 स्वर हैं, इन्हीं में से एक तो देखिए ई और ऊ, ये 2 नहीं आएंगे। ई ऊ और सॉरी डी, ये 3 नहीं आएंगे। इनके अलावा जो बचते हैं कितने? 8। तो प्लुत स्वर होती हैं 8। इन 3 को छोड़ करके, छोटे ई, छोटा ऊ, री, इन 3 को छोड़ करके बाकी सारे स्वरों का प्लुत होता है। बाकी सारे स्वरों को हम देर तक बोल सकते हैं। जैसे ए को हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ए बोल सकते हैं। जैसे कि आ को बोल सकते हैं आ, बड़ी है इसको हम बोल सकते हैं ई, ऊ है इसको हम बोल सकते हैं ऊ, ए को हम बोल सकते हैं ए, आई को बोल सकते हैं आई, ओ को भी हम देर तक बोल सकते हैं ओ, और औ को भी हम देर तक बोल सकते हैं औ। ठीक है, अगर हम स्वरों को देर तक बोलते हैं तो वह कहलाता है प्लुत। जब किसी भी स्वर को हम देर तक बोलेंगे तो क्या कहलाता है? प्लुत। ठीक है, ये कोई अलग से नहीं होता है। प्लुत स्वर लिखते समय उसके आगे हिंदी के 3, जो हिंदी का 3 होता है, इस तरह से ये लिख दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये एस की आकृति भी बनी हुई आपने देखी होगी। अब देखिए एक शब्द होता है, मंत्रोच्चारण में प्रयुक्त होता है ओम। ठीक है, ओम इस तरह से आपने लिखा हुआ देखा होगा। ओ के आगे 3 है। ठीक है, इसको हम पढ़ते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ओ का उच्चारण हमें देर तक करना है, ओ को हमें देर तक बोलना है, 3 गुना टाइम हमें ओ को बोलने में लगाना है। तो जिस स्वर का उच्चारण देर तक होता है तो उसको हम कहते हैं प्लुत। तो यहाँ पर ओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है? बताओ कौन सा है? प्लुत है, क्योंकि इस ओ को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। हम इसको कैसे बोलेंगे? ओम। ठीक है, ओम का उच्चारण कैसे करेंगे? ओम। ओ को हमने देर तक बोला तो ओ कौन सा स्वर हुआ? प्लुत हुआ। इसी तरह से हम और बाकी स्वरों का भी प्लुत बना सकते हैं देर तक बोलने में। जैसे हमें किसी को बुलाना है, जैसे कि हम बुला रहे हैं, राम को बुलाना है, कैसे बुलाएंगे? राम राम। हमने देर तक क्या बोला? इसमें आ देर तक बोला। ठीक है, तो आ कौन सा स्वर होगा? प्लुत। किसी भी स्वर को अगर हम देर तक बोलेंगे तो वह प्लुत होगा। लेकिन हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो ये 3 है, ई ऊ री, ये प्लुत नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्लुत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम ई को देर तक नहीं बोल सकते। बोलोगे ई को देर तक, ई तो छोटी है तो थोड़ी देर ही बोली जाएगी। ई अगर हम इसको देर तक बोलेंगे ई, तब तो बड़ी हो गई, तो बड़ी ई को देर तक बोलेंगे, ना कि छोटी ई को। इसलिए ऐसे ही छोटू ऊ को भी करेंगे। ठीक है, इन 3 का प्लुत नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जो प्लुत स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 8। ह्रस्व की संख्या 4 और दीर्घ की संख्या 7। ठीक, ये बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, देखते रहिए। अब देखिए अयोगवाह। हमने बताया था शुरू में, आपने अपने नर्सरी कक्षा में भी देखा होगा, ये अंग और अह होते हैं ना लिखे हुए। ठीक है, अंग और अह। तो अंग और अह जो होते हैं इनको हम कहते हैं अयोगवाह। अंग और अह को कहते हैं अयोगवाह। लेकिन नर्सरी कक्षा में तुमने शुरू में स्वरों के साथ में लिखा देखा होगा, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और ये अयोगवाह होते हैं अंग और अह। ठीक है, अंग और अह अयोगवाह होते हैं। इसमें सबसे पहले है अंग। जैसे अंग से अंगूर है ना, इसको हम अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, ये ऊपर इस तरह से जो बिंदी लगी होती है ये, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। लेकिन इसके साथ में ए जुड़ा रहता है। ठीक, इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका से बाहर आती है, इसका चिन्ह अंग है। ठीक है, केवल अंग की बिंदी, ये है अनुस्वार। ये इसको साथ में ए लगा दिया तब ये नहीं है, ये तो ए अलग स्वर है। इसके साथ में ऊपर अंग की बिंदी जो लगी है हम इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये है इसका चिन्ह। ठीक है, यह व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे चंदन, नंदन, नरेंद्र, बंदर आदि। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए जितने भी ये शब्द लिखे हैं इसमें ए तो नहीं लिखा हुआ कहीं भी, केवल बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ये केवल ए किस लिए लिखा गया है यहाँ पर, इसको दिखाने के लिए किस तरह से लगता है, मतलब कि इसका जो उच्चारण होता है अंग ए के साथ में ही होता है। जैसे कि बंदर, बंदर, बंदर कैसे बोलते हैं, बंदर बोला हमने, बंदर, बै के बाद में क्या बोल रहे हैं हम, ए, फिर बिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, बंदर, बै ए अंदर, इस तरह से बोल रहे हैं ना, बंदर। तो जो इसका अनुस्वार का उच्चारण होता है ए के साथ ही होता है, ए को पहले हमें बोलना पड़ता है, ए के बिना इसका उच्चारण नहीं होता। ठीक, अब है ये चंद्रबिंदु। ये तो वर्णमाला में आपने नर्सरी कक्षा में नहीं पढ़ा होगा, अंग और ए ही पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अयोगवाह 3 वर्ण दिए हैं, अयोगवाह 3 वर्ण दिए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो अंग चंद्रबिंदी वाला अंग है ये अयोगवाह नहीं होता है, अयोगवाह की संख्या केवल 2 होती है। ठीक है, जो बता रहे हैं वही बात ध्यान रखना, अयोगवाह की संख्या केवल 2 होती है, ये चंद्रबिंदी वाला अयोगवाह नहीं होता। अयोगवाह होते हैं अंग और है। इसको चंद्रबिंदी वाला जो है इसको हम कहते हैं अनुनासिक, ये होता है अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका तथा मुख दोनों से बाहर आती है। अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा केवल नाक से आती है। ठीक, और चंद्रबिंदु का उच्चारण करते हैं, अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। इसके वर्ण होते हैं जैसे 5, कांच, बांस, सांप, दांत, आँख। ठीक है, अधिकांश ये जो होता है आ के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पर गलत लिखा है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको इसका इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अंग। ठीक, चंद्रबिंदु आ के ऊपर ही लगाया जाता है। आगे है एह, एह खाली, सो जो आप पढ़ते होंगे एह खाली, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक, 2 बिंदु जो किसी शब्द के बाद में लगाते हैं, जैसे प्रातः लिखते हैं, ठीक है, बाद में 2 बिंदे लगाते हैं, इसको हम कहते हैं विसर्ग। एह खाली वाला जो होता है इसका चिन्ह होता है ये 2 बिंदे, इसको हम कहते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण आधे है की तरह किया जाता है, जैसे कि है होता है की तरह से ही हम इसका उच्चारण करते हैं। यह व्यंजन के बाद यह बीच में लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे दुख है, दुख के बीच में लगता है, नमय के बाद में, प्रातः के बाद में, अतः के बाद में। ठीक, ये जो होता है विसर्ग। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अंग और एह। ये अयोगवाह नहीं होता, अयोगवाह की संख्या होती है 2। आगे देखते हैं, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। बताया था आपको व्यंजन की परिभाषा क्या है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। और जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की, दूसरे वर्ण की सहायता के हो, उसे हम कहते हैं स्वर। और व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजन कितनी है, कुल 33 हैं। अब इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, पहला है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है बच्चों, छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। छूना मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के 2 अंग कौन से, ऐसे होठ होते हैं, जीभ होती हैं, गला होता है, तालु, ठीक है, मूर्धा, ये मुंह के अंग होते हैं। जब मुंह के 2 अंग आपस में छू जाते हैं जिन वर्णों को बोलने में, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33। 33 में से जो 25 होते हैं वे होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इन 25 स्पर्श व्यंजनों को भी 5 भागों में बांट दिया, 5-5 करके अलग अलग कर दिए। ठीक है, जैसे कि पहले ये 5 वर्ण अलग कर दिए, कै, खे, गे, घे। अभी बताओ ये क्या लास्ट का, ड़े है, नहीं ड़े नहीं है, इसको हम बोलते हैं अंगा। क्या बोलते हैं इसको, अंगा। कै, खे, गे, घे, अंगा। ठीक है, ये 5 वर्ण हैं और ये 5 को हम, पहला वर्ण कौन सा है इसमें, कै, तो कै के नाम पे हमने इसको कर दिया कै वर्ग। वर्ग माने क्या होता है, वर्ग माने होता है समूह। वर्ग माने क्या होता है, समूह।
यानी कि कै का समूह। ये क्या हो गया? कै का समूह। ठीक, ये हो गया कै का समूह। कै में 5 वर्ण आ गए, कै कै गै गै अंगा। दूसरा है चै वर्ग। चै का समूह क्या हो जाएगा? चै छे जै जै। ये क्या है? अणे? नहीं, इसको हम बोलते हैं ये। क्या बोलते हैं इसको? ये। चै छे जै जै ये। ठीक, आगे टै वर्ग। टै ठे डै ढै अड़े। ये क्या है? अड़े। टै ठे डै ढै अड़े। अब आया अड़े। आगे है तै वर्ग। तै वर्ग में 5 हो गए, तै थे दे दे ने। और आगे है पै वर्ग सबसे लास्ट में, पै फे वे भे में। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 25 हो गए। ठीक, आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होने के कारण ही इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? 4। य रे ले वे, ये 4 होते हैं। य रे ले वे, ये 4 होते हैं अंतस्थ। य रे ले वे, ये होते हैं। जैसे ये है, देखिए ई, या का उच्चारण कैसे होता है? ई ये इस तरह से उच्चारण करते हैं ना इसका, तो स्वर ऐसा लगता है कि मतलब कि ये स्वर है क्या व्यंजन है, इस मतलब सही से स्पष्ट नहीं हो पाता। स्वर और व्यंजनों के बीच में इनको कहा जाता है अंतस्थ। अंत माने होता है बीच में, स्थ माने स्थित। जो व्यंजन बीच में स्थित है, किसके बीच में? स्वरों के और व्यंजनों के। ठीक है, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुख में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा गर्मी उत्पन्न कर देती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। ऊष्म माने होता है गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, इसके वर्ण का नाम क्या है? इन वर्णों का ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलने में जो हवा होती है गर्म होकर बाहर निकलती है। गर्म होना मतलब ऐसा लगता है कि जो जीभ होती है ज़्यादा वो थोड़ी ऊपर उड़ जाती है और हवा निकलने के लिए जगह कम बचती है ना, तो हवा कुछ सीटी सी आवाज़ दे करके कुछ बाहर निकलती है। मतलब ऐसा लगता है कि हवा रगड़ती हुई बाहर निकल रही है। जब कोई चीज़ रगड़ती है तो क्या होता है? गर्म हो जाती है। ठीक है, तो हवा भी गर्म हो जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, गर्म व्यंजन। ऊष्म माने क्या होता है? गर्म। ठीक, ये होते हैं 4। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 हैं, ये जो 4 वर्ण हैं, इसमें 3 तो स हैं। अब इन तीनों स के उच्चारण के बारे में समझ लीजिए। देखिए जो पहला स है, ठीक, इसके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो तालु से स्पर्श करती है, तालु के पास जाती है। अब आपको ये नहीं पता होगा तालु क्या होता है। तालु तुमने सुना होगा अपनी मम्मी से या पापा से, कभी तो सुना होगा तालु में कुछ जल गया, तालु जल गया। तालु होता है जो हमारी जीभ का बीच का भाग होता है, ठीक इसके ऊपर। आप उंगली सीधी करो बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तालु का मध्य भाग होता है, लेकिन वहाँ तक जीभ नहीं पहुँचती है। ये मान लीजिए मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर, मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर अगर यहाँ हमारी जीभ स्पर्श ना करे, मतलब उसका भाग कुछ वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, ऐसे हमें इसका स का उच्चारण करना है। स स स। और जो ये दूसरा स है, इसके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मसूड़ों के पास पहुँचनी चाहिए। मूर्धा, मसूड़ों को हम कहते हैं व्याकरण की भाषा में मूर्धा। ठीक है, तो जीभ मूर्धा के पास पहुँचनी चाहिए। ठीक, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स स स। और ये तीसरा वाला जो स है, इसके उच्चारण में हमारी जीभ दांतों के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स स स। ठीक, अब है बाद में है। ये हो गए 3 स और है। आगे देखते हैं और व्यंजन, जो अन्य व्यंजन है इनको देख लेते हैं। पहला है देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना। जो व्यंजन दूसरे व्यंजनों को जोड़ करके मिलाए जाते हैं। कई सारे व्यंजनों को जोड़ करके अगर मिला करके कोई नया व्यंजन बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक,
अब देखिए जो वर्णमाला में है संयुक्त व्यंजन है 4, छ, ज्ञ, त्र, स्र। अब ये सबसे पहला देखिए श, इसका उच्चारण हम करते हैं छ छत्री, छ की तरह से ही इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन ये उच्चारण अशुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि छ कैसे बनता है? कैसे और इस से मिलकर के बनता है। ठीक, कैसे और से मिलकर के क्या बनता है? श बनता है ये। ठीक, जैसे कक्षा, अगर हम ये क्या लिखा है? कक्षा पढ़ते हैं, इसको कक्षा, शुद्ध उच्चारण जो होगा कक्षा होगा। हम इसको लेकिन क्या बोलते हैं? कक्षा। लेकिन कक्षा भी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रचलित रूप है इसका कक्षा ही है, इसलिए हम कक्षा को भी शुद्ध मानते हैं और ये सही है। आगे देखिए, आगे है त्र। त्र, त्रिशूल में जो त्र होता है ये बनता है तय से और रे से मिलकर के, तय में रे लगाते हैं तो हो जाता है त्र। और एक देखिए ये है ज्ञ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ज्ञ पढ़ते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो उच्चारण होता है ज्ञ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे और ये से मिलकर के बनता है, इसलिए हम इसका उच्चारण ज्ञ करना चाहिए। जैसे विज्ञान लिखा हमने, ये क्या है? पढ़ो इसको, ये क्या है? विज्ञान। लेकिन इसका वास्तविक और सही भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा क्या होगा? विज्ञान। जो बाबा रामदेव हैं, आपने नहीं सुना होगा, कुछ ने या नहीं भी सुना हो, मैं बता देता हूँ आपको, वो विज्ञान नहीं पढ़ते हैं कभी भी, उसको पढ़ते हैं विज्ञान। ठीक है, वो सही उच्चारण करते हैं और शुद्ध उच्चारण है, लेकिन वर्तमान में प्रचलन के कारण विज्ञान को भी सही माना जाता है। आगे है देखिए, एक है संयुक्त व्यंजन श्रेय, श्रमिक, है ना, ये से और रे से मिलकर के बनता है। कौन सा? ये वाला श्रेय। ठीक, से और रे से, जो बड़ा से होता है और रे, इससे मिलकर के बनता है श्रेय। इनके अलावा भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्णमाला में उनको स्थान नहीं दिया गया है ना। जैसे कि विद्यालय में ये बना होता है ना, ये द से और ये से मिलकर के बना होता है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, उनको छोड़िएगा। आगे है संयुक्ताक्षर। देखिए संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर जिसमें कि जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इस मेल से बने संयुक्ताक्षर। दो व्यंजन, इसमें भी दो व्यंजन मिल रहे हैं, इसमें भी दो व्यंजन मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो दो व्यंजन मिल रहे हैं वो हमें स्पष्ट अलग अलग दिखाई देते हैं। इसमें हमें स्पष्ट अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो पहले वाले व्यंजन में ही मिल जाते हैं। ठीक है, वो एक ही लगता है, देखने में अलग अलग नहीं लगते। यहाँ पर देखने में भी अलग अलग लगते हैं। ठीक है, जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो देखने में भी अलग अलग लगते हैं। ऐसे इसमें थ, इससे पहले आधा त है, पे, इसमें पहले आधा पे फिर ये। ठीक, चे, छ, वे, ये, इसमें दो व्यंजन होते हैं, एक आधा फिर एक पूरा। ठीक है, लेकिन अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले चे आया फिर चे आ गया तो इसको हम संयुक्ताक्षर कह सकते हैं, वो संयुक्ताक्षर नहीं होता है। अगर पहले आधा चे फिर पूरा चे तो ये संयुक्ताक्षर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे चे के बाद में छे आ गया या चे के बाद में के आ जाए, और कोई सा व्यंजन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। एक से ना हो, एक से होते हैं तो वो संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं। अब देखिए एक से होंगे तो क्या होंगे? जब एक से होते हैं, एक आधा फिर पूरा, तो उसको हम कहते हैं द्वित्व। ठीक है, ऐसे आधा है फिर पूरा है, ऐसे पक्का, कुत्ता में आधा है फिर पूरा है। जब एक से होते हैं पहले आधा फिर पूरा, तो उसको कहते हैं हम द्वित्व। इसके आगे हैं अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, इनके अलावा भी वर्णमाला में कुछ और वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि है डे और ढे, डे और ढे, डे ढे। जीभ ऊपर उठाओ नीचे पटक दो, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठाओ नीचे पटक दो, डे ढे, डे ढे, तेजी के साथ में। ठीक है, डे ढे, जीभ ऊपर उठाओ तालू के पास ले जाओ नीचे पटक दो, डे ढे। ठीक, अड़या नहीं होता ये। अब इसमें देखिए आगे, इसमें देखिए आगे इनके नीचे हम लगा देते हैं बिंदी। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, किस में आते हैं ये? स्पर्श व्यंजन में आते हैं ये। ठीक है, अब इनके नीचे बिंदी लगा दो तो नए वर्ण बन जाते हैं। तो इन जो नए वर्ण बनते हैं इनको हम कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। ठीक, जो वर्णमाला में हमने नहीं पढ़े हैं, अतिरिक्त अलग से वर्ण हो गए ये। ठीक है, इनके नीचे बिंदी लगा दी। ठीक है, ये हो गया अड़े, ये अठ है। इससे पहले ए बोलो, अढ़े अढ़े, अड़े अढ़े, अड़े अढ़े। ठीक, अड़े अढ़े, अड़े नहीं बोलेंगे, अड़े बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अड़े। ठीक है, ये क्या है? अड़े अढ़े।
अढे अड़े। समझ में आया। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर शब्द के बीच में या अंत में होता है। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, मतलब किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। जैसे सड़क, बीच में आया है तड़क, बीच में आया है कड़क, गढ़, पढ़, चढ़, चढ़ाई। ठीक। आगे हैं आगत वर्ण। विदेशी भाषाओं के कुछ वर्ण हिंदी में मिलकर प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जो दूसरी भाषाओं के वर्ण हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत। आगत का मतलब होता है आना, जो आए हों, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हों, उन्हें हम कहते हैं आगत वर्ण। ठीक है। जैसे तुमने एक शब्द सुना होगा डॉक्टर, ये बताओ कौन सी भाषा का है। समझ गए होगे कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन इस अंग्रेजी भाषा में एक स्वर है, क्या ये है, अलग लिख देते हैं ये। ठीक है। क्या अभी तक हमने वर्णमाला तुम्हें पढ़ाई, उसमें कहीं इस तरह से आया था आ के ऊपर ये लगा हुआ, ये तो आया था हाँ, लेकिन बिंदी नहीं लगी होगी, केवल चंद्रमा लगा होगा। ये चंद्रमा की आकृति बनी होगी इस तरह से बस। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं इसको, ओ भी नहीं बोलेंगे, आ भी नहीं बोलेंगे, बीच में ओ। ठीक है। तो ये होता है डॉक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर वाला ओ होता है ये। ठीक है। ओ की तरह से ही इसका उच्चारण होता है। लेकिन कौन सी भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं आगत वर्ण। और वर्ण भी हैं जो अरबी फारसी भाषा से आए हैं, जैसे के, जे, फे, खे, गे। ये 5 वर्ण हैं। देखिए ये अधिकतर जो उर्दू भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। बिंदी जो सब्जी में लगाया था है ना, सब्जी, देखो इसके नीचे बिंदी लगा दी ना, ये वाला, ये हिंदी वाला जय नहीं है, ये है अरबी फारसी वाला जय। ठीक। इसके नीचे हमने बिंदी लगाई है, तो इनको हम कहते हैं आगत वर्ण। अब आगे देखते हैं मात्राएं। मात्राएं। ठीक है। मात्राएं क्या होती हैं, पहले ये बता देते हैं। मात्राएं होती हैं जो स्वर होते हैं, स्वरों का संकेत। स्वरों को हम पूरा ना लिख करके उसकी जगह कोई चिन्ह प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं मात्रा। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जब स्वर व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं तो पूरे नहीं लिखे जाते, उसकी मात्रा लगाई जाती है। उनके बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। ए स्वर की मात्रा नहीं होती, बताया था ना, ए की मात्रा नहीं होती, ए छिपा रहता है। यह व्यंजन में स्वतः लगा होता है। मात्रा के रूप में स्वर निम्न प्रकार हैं। ठीक है। मात्राएं आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाई गई हैं, आप पता होगा। और देख लीजिए, ए की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे रे में ए लगा है, दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है। ठीक है। आ की मात्रा से ता में है, आ की मात्रा, ई की मात्रा पहले लगती है, बड़ी की मात्रा बाद में, ऊ की मात्रा ये। ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा नीचे को लगती है, और री की मात्रा इस तरह से, जैसे पे में री की मात्रा। ठीक है। और ए की मात्रा जैसे क्या है, ये इसके ऊपर लगा दी, ए की मात्रा हो गई। आई की मात्रा 2 मात्रा हो गई, ये आई की मात्रा हो गई। ठीक है। ओ की मात्रा जैसे कै पे ओ की मात्रा इस तरह से हो गई। औ की मात्रा ये औ की मात्रा हो गई। ठीक। ये होती हैं मात्राएं। आगे देख लेते हैं रै का प्रयोग। रै का प्रयोग हम कैसे करते हैं, रै का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये समझना ज़रूरी है। रै का प्रयोग, रै तुमने कई तरह से देखे होंगे, लेकिन रै का प्रयोग देख लीजिए। रै के संयोग से सर्वाधिक शब्द बनते हैं, परंतु असावधानीवश इसके संयोग में प्राय गलती हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय नियमों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये समझने वाली बात है, बहुत ज़रूरी, समझ लीजिए। सबसे पहले है स्वर रहित रै। स्वर रहित रै मतलब कि जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो। ठीक है। मात्रा ना लगी होगी तो कैसे होगा, इसके नीचे हंस लगा होगा, मतलब आधा रै। आधे रै को उसके बाद उच्चरित वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जब आधा रै होता है तो उसको हम लगाते हैं उसके आगे बाद वाले वर्ण पर। जब कोई वर्ण बाद में आता है तो उस पर हम आधा रै लगा देते हैं। ठीक है। आधा रै कैसे लिखते हैं, अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं आधा रै, लेकिन उसको हम बोलते पहले हैं। ठीक है। जैसे कि पर्वत है, पर्वत। ठीक है। इसमें रै ये ऊपर लगा दिया। ठीक। पर्वत, इसमें रै ऊपर लगा ना, ये आधा रै है, पर्वत। अब इसको रै को हम बै के बाद, इस वे के बाद बोलेंगे, पहले बोलेंगे, इसको हम पहले बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हम इसको
बोलेंगे। ठीक, जैसे ये है पे रे वे ते, यहाँ पर ये रे के नीचे हमने हलंत लगाया, मतलब रे आधा है, तो इसको यहाँ नहीं लगाते हैं, इसको अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं, पर्वत। अब दूसरा है, यदि रे से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रे उसकी पाई के नीचे के रूप में लग जाता है। अब देखिए बात समझने वाली है, यदि रे से पहले कोई व्यंजन आधा आ जाता है, रे से पहले का व्यंजन जो है आधा आ गया, तो हम उसको अगले वाले वर्ण के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि जो आधा व्यंजन पहला होगा उसमें नीचे टांग देंगे उसको। ठीक है, जैसे है प्रथम, जैसे चक्र है, चक्र ले लेते हैं, च क और रे, ये है। अब रे से पहले क आधा है, क के नीचे हलंत लगा दिया ना हमने, तो आधा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस रे को यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, च और क में लगा देंगे ऐसे रे। ठीक, जब रे से पहले का जो व्यंजन है वह आधा होता है तो हम रे को नीचे टांग देते हैं इस तरह से। ठीक, आगे देख लेते हैं, जब टे और डे के साथ रे का संयोग होता है तो रे उनके नीचे के रूप में जोड़ता है। ठीक है, इस तरह से जोड़ता है टे और डे में। जैसे ट्रक होता है, कैसे लिखेंगे ट्रक में, ऐसे। जैसे ड्रम है, ड्रम में रे कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, ये जोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे, लेकिन हमने क्रम लिखा था तो उसमें एक डंडा खींचा था इस तरह से नीचे को ये, लेकिन टे और डे में हम दो डंडे खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, अब से के साथ रे जोड़ने पर इसका रूप हो जाता है। ठीक, जब से के साथ में रे जोड़ते हैं तो से में रे यहाँ जोड़ते हैं, ना कि यहाँ, यहाँ नहीं जोड़ेंगे से के साथ में रे, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और आगे है, रे में ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती बल्कि उसके पेटे में लगती है। देखिए रे में और सब बाकी सभी व्यंजनों में जो मात्रा होती है ऊ की नीचे लगती है, लेकिन रे में ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ये तो हो गई रे में छोटी ऊ की मात्रा, और ये है रे में बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ये बिना इस तरह से गोल गोल घुमाए लगाते हैं, बिना गोल गोल घुमाए लगती है छोटे ऊ की, ये हो गई छोटे ऊ की, और ये बड़े ऊ की मात्रा। ठीक, ये हो गई रे में ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द में जो वर्ण दिए हैं वो अलग करना। सबसे पहले यही बात पहले आ गई, वर्ण और ध्वनि, ध्वनि अलग करते हैं जैसे, ऐसे ही वर्ण अलग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अलग से नहीं बता रहे, अपना पढ़ लेना। ओके बाय। अब ठीक है, सही से चैप्टर पढ़ लेना, ये वीडियो एक बार में मत देखना, दो दो बार देखना, तब सही से समझ में आएगा। एक बार में ज़रूर नहीं कि एक बार में पूरी वीडियो देखो, आधी आधी करके देख लेना, लेकिन देख ज़रूर लेना। ठीक है, हाँ एक बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।